हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंशियंट इंडिया से रिलेटेड 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चूँकि यह वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए इस वीडियो को मैंने कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम डायरेक्ट डिस्कशन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। अब हम जान लेते हैं कि मंदसौर अभिलेख कहाँ पर स्थित है और इसके रचनाकार कौन है। तो यह अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है और इस अभिलेख के रचनाकार वासुल थे। और जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, तो कुमारगुप्त प्रथम ही वो शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक का नाम अशोक उसके कुछ अभिलेखों में देखने को मिलता है, जैसे मौस्की, गुर्जरा, उदय गोलाम और नेटूर अभिलेख। फिर अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्तंभ पर चंद्र शब्द अंकित है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ओर इशारा करता है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। इसके लेखक हरिसेन थे। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पहला ऑप्शन है जेम्स आउट्रम, दूसरा है जस्टिन, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम बार पढ़ा था। सर्वप्रथम बार इनको सफलता मिली थी अशोक के शिलालेख को पढ़ने में। फिर अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को 1853 ईस्वी में हड़प्पा के कुल लिपि का साक्ष्य, माफ़ कीजिएगा वहाँ सच लिखा गया, हड़प्पा के कुल लिपि का साक्ष्य उनको 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसी को देखते हुए 1875 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अनुसंधान करने के लिए हड़प्पा का अनुसंधान करने के लिए उनको नियुक्त किया। अगर जस्टिन की बारे में बात करें, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। और ये सवाल पूछा भी गया है कि सैंड्रोकोटस के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया से मिले अभिलेख बोगाज-कोई में किस देवता का उल्लेख नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है मित्र, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है अग्नि। तो इसका आंसर है अग्नि। लगभग 1400 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से यह अभिलेख मिला था। इसे संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख को क्या कहा जाता है? संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है, जो 1400 ईस्वी पूर्व में मध्य एशिया में मिला था। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर भी अग्नि वैदिक काल के देवता अग्नि का उल्लेख नहीं किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद का उल्लेख कौन से जैन धर्म ग्रंथ में है?
पहला ऑप्शन है भगवती सूत्र, दूसरा ऑप्शन है आगम, तीसरा ऑप्शन है परिशिष्ट पर्व और चौथा ऑप्शन है आचरांग सूत्र। तो इसका आंसर है भगवती सूत्र। अब जान लेते हैं भगवती सूत्र के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षा तथा 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में क्या किया गया? भगवान महावीर के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षा तथा 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें आगम की, तो यह जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो 12 अंगों एवं 12 उपांगों में विभाजित है। इसके अंतर्गत 14 पूर्व को भी शामिल किया गया है। पूर्व का मतलब होता है पूर्व जन्म। फिर अगर हम बात करें परिशिष्ट पर्व, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के कर्नाटक प्रस्थान करने का और निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। फिर अगर हम बात करें आचरांग सूत्र की, तो इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया है। यानी आचरांग सूत्र में जितने भी नियम कानून जैन धर्म के लिए बनाए गए थे उनका संग्रह है किसमें? आचरांग सूत्र में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के उपदेश तथा शिक्षाओं का वर्णन कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ में किया गया है? पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा ऑप्शन है सूत पिटक, तीसरा ऑप्शन है जातक और चौथा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक। तो इसका आंसर है सूत पिटक। अब जान लेते हैं सूत पिटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस ग्रंथ की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी लोगों को और जो उपदेश दिए उनका संग्रह सूत पिटक में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे बौद्ध संगीति में हुआ था। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलता है। फिर वहीं विनय पिटक की अगर हम बात करें, तो विनय पिटक की रचना भी जो थी वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी और इसे बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? विनय पिटक को कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम एवं कानून का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के लिए जो भी नियम और कानून बनाए गए थे उसका संग्रह किस में देखने को मिलता है? विनय पिटक में देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें जातक में, तो जातक में भगवान बुद्ध के 550 पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है और भगवान बुद्ध मैत्रेय के नाम से एक बार और जन्म लेंगे। और ये सवाल जो है भावी बुद्ध के बारे में 2018 के यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है कि भावी बुद्ध का नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है? मैत्रेय। फिर हम बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के बारे में बात करें, माफ़ कीजिएगा यहाँ अंतर निकाय लिखा गया है तो वहाँ पर अंगुत्तर निकाय है। तो अगर हम बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के बारे में बात करें, तो ये जिस तरह से वहाँ पर जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया था, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। जो जिस ग्रंथ इस बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। फिर अगर हम बात करें मिलिंद पन्हों की, तो यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर के समय हुई वार्ता का उल्लेख मिलिंद पन्हों में किया गया है। यानी जो यूनानी शासक मिनांडर था और बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, उनके बीच जो वार्ताएं हुई है उनका संग्रह जो है मिलिंद पन्हों में मिलता है और यह भी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गाता किस वेद के पुरोहित हैं? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो हमारा आंसर है सामवेद।
अब बारी बारी से हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में क्या क्या कौन कौन से उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं और पुरोहित है, उसको देख लेते हैं। तो सामवेद के उपवेद ब्राह्मण और पुरोहित का नाम क्रमशः गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। ब्राह्मण है उनका, ब्राह्मण है इसके पंचविश या जैमिनी, और पुरोहित का नाम है उद्गाता। फिर अगर हम बात करें ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ब्राह्मण का नाम है ऐत्रेय या कौशिकी और पुरोहित का नाम है होत्री। फिर बात करें हम यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद। ब्राह्मण का नाम है शतपथ और तैत्तिरीय और पुरोहित का नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। ब्राह्मण का नाम है गोपथ और पुरोहित का नाम है ब्रह्म। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद का एक भी आरण्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। अब जानते हैं आरण्यक क्या है। तो आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन होता है, अर्थात इस ग्रंथ का अध्ययन जंगलों में किया जाता है या शांत वातावरण में किया जाता है। इसकी संख्या 7 है और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो आरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या है? आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन, अर्थात इस ग्रंथ का जो अध्ययन किया जाता है वो जंगलों में किया जाता है या तो शांत वातावरण में किया जाता है। और इसकी संख्या क्या है? 7 है। यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी का आरण्यक है, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पहला ऑप्शन है नागर शैली, दूसरा ऑप्शन है वेसर शैली, तीसरा ऑप्शन है द्रविड़ शैली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है वेसर शैली। अब बारी बारी से हम विभिन्न शैलियों को जो कि भारत में प्रचलित हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है नागर शैली। तो नागर शैली का प्रचलन उत्तर भारत में है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य तक के क्षेत्रों में है। अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो हमें मालूम चलता है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और माउंट आबू का दिलवारा का जैन मंदिर इसी शैली पर बनाए गए हैं। फिर अगर हम बात करें वेसर शैली की, तो वेसर शैली यह मध्य क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच जो शैली भारत में मध्य क्षेत्र में प्रचलित हुआ उस शैली का नाम क्या है? वेसर शैली। यह शैली जो थी विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में लोकप्रिय है। यानी विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय शैली था? वेसर शैली। फिर अगर हम बात करें द्रविड़ शैली की, तो यह दक्षिण भारत में प्रचलित है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि दक्षिण भारत में प्रचलित कौन सी शैली थी? तो द्रविड़ शैली। इसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक था। विमान एवं गोपुरम इस शैली की मुख्य विशेषता थी। आपको विमान के बारे में बता दें कि ऊंचे ऊंचे शिखरों को एक के ऊपर एक शिखर जो बनाया जाता था मंदिरों पर, उसको विमान कहा जाता था और ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। और ये भी सवाल दोनों पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत में ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे एलोरा का मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ इत्यादि। और इस शैली का अगर इस शैली की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की अगर हम बात करें तो वह है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राज मंदिर भी कहा जाता है, जिसको
चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनाया था। आई होप आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है टॉलमी, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रैबो, तीसरा ऑप्शन है एरिस्टोबुलस और चौथा ऑप्शन है प्लिनी। तो हमारा आंसर है टॉलमी, सॉरी स्ट्रैबो। तो देखते हैं विश्व भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? स्ट्रैबो ने। अब टॉलमी के बारे में जानते हैं कि टॉलमी ने क्या लिखा। तो टॉलमी ने भूगोल नामक पुस्तक को लिखा था। इस ग्रंथ में प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ जलमार्ग से होने वाले व्यापार का भी वर्णन किया गया है। फिर आते हैं प्लिनी के बारे में। तो प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक को लिखा था। प्राकृतिक इतिहास मतलब नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी ने। इसने अपने ग्रंथ में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और भारतीय वाणिज्य व्यापार का उल्लेख किया है। इसने अपने ग्रंथ में किस चीज़ का उल्लेख किया है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं भारतीय वाणिज्य व्यापार का उल्लेख किया है। इसने रोम लिखा गया है, वहाँ पर रोम नहीं है, वहाँ पर रोम है। इसने रोम से सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया है। ठीक है, तो इसने जो है अपने प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक में रोम से सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया है प्लिनी ने। फिर अगर हम बात करें एरिस्टोबुलस की, तो एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक को लिखा था। इस ग्रंथ से भारत पर सिकंदर के आक्रमण का जानकारी प्राप्त होता है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के जानकारी प्राप्त होता है किस बुक से? हिस्ट्री ऑफ द वार, जिसके लेखक का नाम है एरिस्टोबुलस। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ नामक फसल कौन से नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं। गेहूं और जौ नामक फसल कौन से नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है पिकलीहल, पिकलीहल है, पिकलीहाल लिखा गया है वहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है बुर्जाहोम, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ और चौथा ऑप्शन है गुफकराल। तो इसका आंसर है पिकलीहल, सॉरी इसका आंसर है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। जितने भी यहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल है उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है। यह नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल से सबसे प्राचीन कृषि कार्य करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सबसे प्राचीन कृषि कार्य करने का साक्ष्य कौन से नवपाषाण कालीन स्थल से मिला है? तो ये है मेहरगढ़। यहाँ गेहूं और जौ नामक फसल उपजाया जाता है। यहाँ पर जो था इस स्थल पर गेहूं और जौ नामक फसल उपजाया जाता था। फिर अगर हम बात करें बुर्जाहोम की, तो बुर्जाहोम जो है यह कश्मीर क्षेत्र में है। कश्मीर क्षेत्र में है। गर्त आवास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ यह हो गया कि लोग गड्ढे बनाकर उसी के अंदर रहा करते थे। यहाँ की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। पहला विशेष बात यह है कि यहाँ गड्ढे बनाकर लोग जमीन के अंदर रहा करते थे और साथ साथ एक और प्रमाण मिला है कि यहाँ मालिक के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था। ऐसा प्रमाण कहाँ पर हमको मिला? किस नवपाषाण कालीन स्थल से? तो वो उसका नाम है बुर्जाहोम। फिर अगर हम बात करें गुफकराल की, तो गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार का घर होता है। यहाँ से भी गर्ता का साक्ष्य मिला, यानी यहाँ से भी गड्ढे का घर मिला है, यानी लोग जो थे जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे। यहाँ से कुंभकारी का प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ है। यह स्थल भी कश्मीर में है। यह बुर्जाहोम भी कश्मीर में है और यह स्थल भी जो है कश्मीर में है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। तो यहाँ के लोग जो थे कृषि और पशुपालन क्या करते थे? दोनों धंधे करते थे।
फिर अगर हम बात करें पिकलीहल की, तो पिकलीहल जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यहाँ से राख का ढेर और बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।